नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बड़ी मुश्किल में हैं इन दिनों, और मुश्किल में वो इसलिए हैं कि ये उन्हीं की पैदा की हुई मुश्किल है। पहली बात तो ये, जो अंदरूनी हालात उनके राज्य के हैं उसको तो एक तरफ रखिए, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंगा लेकर अपने को भारी मुसीबत में डाल लिया है। याद कीजिए, 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले इसी तरह का पंगा लिया था चंद्रबाबू नायडू ने। उनका क्या हश्र हुआ सबको पता है। तो के चंद्रशेखर राव अपने राज्य में अपनी खड़ी हुई मुसीबत का सामना कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी मुसीबत, उनकी जो समस्या है, उन्होंने जो समस्या पैदा की है, वो केंद्र सरकार अपने गले में लटका ले। और इस कोशिश में वो सोमवार को 11 अप्रैल को आए दिल्ली में धरना देने, और केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दी कि 24 घंटे के अंदर अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो देशव्यापी आंदोलन होगा। और मांग क्या है? उनकी मांग ये है कि जितना भी धान पैदा हुआ है तेलंगाना में, केंद्र सरकार उस सब की खरीदारी करे, और केंद्र सरकार एक नेशनल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाए। अब इसमें उनका साथ कौन दे रहा है? साथ देने के लिए उन्होंने लिया राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत भी उनके साथ धरने पर बैठे थे, और राकेश टिकैत आने वाले दिनों में केसीआर के लिए और बड़ी मुश्किल बनने वाले। पंजाब के जिन आढ़तियों और बड़े किसानों के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया टिकैत ने, अब वो मुश्किल जो है पंजाब के लोगों के लिए भी होने वाली है और तेलंगाना के लिए भी। तो टिकैत का ये साथ केसीआर के लिए नई मुसीबत बनने वाला है। लेकिन जो कुछ हुआ वहाँ, जो हो रहा है तेलंगाना में, उसको अगर आप ज़रा नज़दीक से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो मामला केवल तेलंगाना तक सीमित नहीं है। जो कुछ हो रहा है उसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ने वाला है। तेलंगाना में 1 साल से किसान सड़कों पर है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की मांग है कि जो पैडी की प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी है वो पूरे देश में एक हो। अब आप देखिए कि भाषा एक नहीं होनी चाहिए, कॉमन सिविल कोड एक नहीं होना चाहिए, दूसरे और जो कानून बने वो एक नहीं होने चाहिए, पूरे देश में एक जैसे नहीं होने चाहिए, एजुकेशन पॉलिसी एक जैसी नहीं होनी चाहिए, उसमें इन सब बातों में राज्य को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन एग्रीकल्चर जो स्टेट का सब्जेक्ट है, उसमें राज्य चाहते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी केंद्र सरकार बनाए। और क्यों चाहते हैं? चाहते इसलिए हैं कि जो प्रोक्योरमेंट होगा वो केंद्र सरकार खरीद ले। उनके राज्य में जो कुछ पैदावार हो उसको केंद्र सरकार खरीद ले, लेकिन वो ये बताने को तैयार नहीं केंद्र सरकार खरीद के करे क्या, रखे कहाँ, क्या उसका उपयोग करे, और इतना पैसा कहाँ से आएगा केंद्र सरकार के पास। अभी जो तात्कालिक समस्या है तेलंगाना की, उसमें यह है कि वैसे तो धान खरीफ की फसल है, लेकिन तेलंगाना में रबी में, मतलब सर्दियों में धान की फसल होती है, और 2 तरह के चावल होते हैं। एक कच्चा चावल जो पूरे देश में जिस तरह से धान की पैदावार होती है उससे बनता है, और दूसरा पार बॉयल जिसको कहते हैं, उसना हुआ चावल जिसको उत्तर भारत में बोला जाता है, वो आधा आधा जो है बॉयल किया हुआ चावल। अब केसीआर पिछले 2-3 सालों में उनकी पॉलिसी से धान की पैदावार उन्होंने काफ़ी बढ़ा दी है। तो बम्पर क्रॉप हो रही धान की, ये सोचे बिना कि धान की खपत है कि नहीं देश में, उतनी ज़रूरत है कि नहीं, चावल की कितनी ज़रूरत पूरे देश में है, अन्य राज्य कितना पैदा कर रहे हैं, धान की फसल को पैदा करने में लागत क्या आती है, उसकी बजाय कैश क्रॉप की ओर क्यों नहीं ले गए लोगों को। इन सब मुद्दों पर ध्यान दिए बिना आसान था, इरिगेशन, केवल पानी और बिजली उपलब्ध करा दो, बाकी किसानों से कहो पैदा कर दें और केंद्र सरकार आकर खरीद ले, हमारे ऊपर कोई जो है वो वित्तीय बोझ ना पड़ने पाए। ये जो पॉलिसी है ये तो चलने वाली नहीं है। अब केसीआर ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार एक तो ये कैटेगराइजेशन बंद करे कि जो पैडी और जो है पार बॉयल राइस जो है, इसके हम ये इतना खरीदेंगे, ये इतना खरीदेंगे, ये सोचने की बजाय जितना पैदा हुआ है तेलंगाना में सब खरीद ले। और उन्होंने अल्टीमेटम दिया है मोदी सरकार को और प्रधानमंत्री को, उसके साथ साथ खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को,
कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो देशव्यापी हड़ताल होगी, देशव्यापी आंदोलन होगा। तो आंदोलन तो करने की उनकी कितनी क्षमता है, ये जो उन्होंने सोमवार को धरना दिया उससे पता चल गया। उसके अलावा समस्या उनकी है तेलंगाना में, पूरे देश की समस्या ये नहीं है। लेकिन एक बात उन्होंने जो इस धरने के दौरान कही कि ये पॉलिसी गलत है कि सब सारी जो है पैडी की खरीद, धान की खरीद जो है वो पंजाब से होगी, पंजाब में जो पैदा होगा जितना आएगा मंडी में सब केंद्र सरकार खरीदेगी। ये नई राजनीति का सूत्रपात है। और वहां पर टिकैत बैठे हुए थे। पूरा जो तथाकथित किसानों का आंदोलन चला वो पंजाब के किसानों आढ़तियों ने चलाया, बड़े किसानों आढ़तियों ने चलाया। उनका डर ही यही है कि ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार खरीदना कम कर दे। एमएसपी पर जो खरीद होती है, अब केसीआर ने न चाहते हुए भी केंद्र सरकार को एक रास्ता दिया है कि जरूरी नहीं कि एक ही राज्य से आप एक राज्य का सब कुछ खरीद लें और दूसरे राज्यों से कम खरीदें। दूसरी बात, ये पीयूष गोयल का कहना है कि बार बार रिमाइंडर भेजा गया तेलंगाना सरकार को कि आप बताइए कि आपका जो पार बॉयल राइस है, जो उसना चावल है, उसकी क्वालिटी क्या है। ये बताने को तेलंगाना सरकार तैयार नहीं है, कोई उसका जवाब नहीं देती है। इसका मतलब, इसका जो अर्थ निकलता है वो यही है कि उनका जो पार बॉयल राइस है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वरना वह दावा करते, बताते कि हमारे पार बॉयल राइस की जो है क्वालिटी अच्छी है और उसको केंद्र सरकार को खरीदना चाहिए। केंद्र सरकार कह रही है कि भाई एफसीआई को हम उतना ही खरीदने को कह सकते हैं जितना हमें ज़रूरत है और जितनी हमारे पास भंडारण की क्षमता है। और उन सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार के पास कोई अकूत धन तो है नहीं कि किसी राज्य में जितना भी जो भी पैदावार होगी उसको सरकार ही खरीदेगी। तो दूसरे तरीके खोजने पड़ेंगे। 3 कृषि कानून यही सुझाव उनमें था, यही रास्ता दिखा रहे थे कि कैसे किसान की फसल जो भी पैदा होती है वो बिके। और दूसरी बात, किस तरह से कृषि के क्षेत्र में, खेती किसानी के क्षेत्र में डाइवर्सिफिकेशन हो। ये जो ज़्यादा पानी सोखने वाले अनाज हैं, गेहूं चावल हो गए या गन्ना हो गया, तो इनको जो है 2 अनाज और 1 गन्ने की फसल, इनकी पैदावार धीरे धीरे कम करनी चाहिए और किसानों को कैश क्रॉप की ओर जाना चाहिए। उसमें उनका ज़्यादा फायदा है, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और सरकार पर बोझ भी कम होगा। तो कुल मिलाकर केसीआर जो कर रहे हैं, दरअसल वो अपनी अंदरूनी समस्याओं से परेशान हैं। बीजेपी पिछले 2.5-3 साल से लगातार दबाव बनाए हुए है। वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो है मांदी संजय, वो 14 अप्रैल से अपनी दूसरी पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में पदयात्राओं का एक चलन शुरू हुआ, वो राजशेखर रेड्डी ने शुरू किया था जब उन्होंने करीब 3,800 किलोमीटर की पदयात्रा की थी और उसके बाद सत्ता में आ गए थे। लेकिन पदयात्रा उस समय जब उन्होंने शुरू की थी तो ये एक नया विचार था, नया तरीका था लोगों तक पहुंचने का। अब वो धीरे धीरे वो जो है तरीका पुराना हो गया है। हालांकि फिर भी जगन मोहन रेड्डी को भी इसी रास्ते से कामयाबी मिली। उन्होंने भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए पदयात्रा की, बहुत लंबे समय की। इस समय तेलंगाना में जितनी पार्टियां हो सकती हैं सब पदयात्रा पर है। जगन रेड्डी की बहन शर्मिला जो है वो पदयात्रा पर है, उनकी लगभग 60 दिन की पदयात्रा हो चुकी है। इसी तरह से बीजेपी की पदयात्रा शुरू होने वाली है, कांग्रेस की पदयात्रा शुरू होने वाली है, उस टीडीपी की पदयात्रा शुरू होने वाली है। तो सभी पार्टियां दबाव बना रही हैं केसीआर पर और उनकी पार्टी पर। और अगले साल विधानसभा का चुनाव है, बहुत लंबा समय विधानसभा चुनाव के लिए भी नहीं है, इसलिए भी केसीआर की परेशानी बढ़ती जा रही है। और केंद्र सरकार इस पर क्या जवाब देने वाली है, इसका संकेत पीयूष गोयल ने दे दिया। उन्होंने एक बयान में कहा कि इस तरह की फालतू जो है डिमांड, इस तरह की मांग का कोई औचित्य नहीं है। कोई राज्य ये दावा नहीं कर सकता, केंद्र पर ये दबाव नहीं डाल सकता कि उसके राज्य में जितनी फसल की पैदावार हुई है वो सब का सब केंद्र सरकार खरीदे। यही बात केंद्र सरकार लंबे समय से कह रही है। इसी के लिए जो है वो 3 कृषि कानून लेकर आई थी।
इस समय जो कुछ अलग अलग राज्यों में हो रहा है खेती किसानी के क्षेत्र में, वो सब एक बात की तस्दीक कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के जो 3 कृषि कानून थे वो सिर्फ और सिर्फ किसानों के हित में थे। वो देश की कृषि अर्थव्यवस्था के हित में थे। वो देश की कृषि अर्थव्यवस्था को तेज गति से आगे ले जाने के लिए थे। वो कृषि में बड़े पैमाने पर आर्थिक निवेश के लिए थे। अब ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। जो लोग इसके खिलाफ अभियान चला रहे थे उनके मुंह पर भी ताले लगने शुरू हो गए हैं। अब आप देखिए, जो ये तरीका अपनाया है केसीआर ने अल्टीमेटम देने का, राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ने का, तो केसीआर को शायद अभी तक समझ में नहीं आया 8 साल में कि नरेंद्र मोदी धमकियों में आकर कोई काम करते नहीं। अगर किसी को ये लगता हो कि 3 कृषि कानूनों की वापसी किसी की धमकी में, किसी के दबाव में उनकी वापसी हुई, तो वो गलतफहमी में है। दबाव डालकर, धमकी देकर, डराकर आप नरेंद्र मोदी से कोई काम नहीं करा सकते। लेकिन जिस तरह से केसीआर की जो परिस्थिति, उनकी अपने राज्य में स्थिति बन रही है, राजनीतिक स्थिति, इसको देखते हुए इसका असर अब दूसरे राज्यों पर पड़ना शुरू होगा। दूसरे राज्यों को भी समझ में आएगा, खास तौर से पंजाब और हरियाणा को। हरियाणा ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इंसेंटिव देना शुरू कर दिया है कि जो किसान गेहूं और धान की फसल छोड़कर दूसरी फसलों पर जाएगा उसको इंसेंटिव मिलेगा। कैश इंसेंटिव भी है, दूसरी सुविधाएं भी हैं। तो ये प्रेरित करना है, ये सकारात्मक रूप से जो है, कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये आपको सहूलियतें मिलेंगी, इससे आपका फायदा ज़्यादा है, आपके लिए जो है आमदनी बढ़ाने का ये रास्ता है। अब बारी आएगी पंजाब की। पंजाब में समस्या आने वाले दिनों में होने वाली है, क्योंकि अगले सीजन से हो सकता है, जो ये इंडिकेशन है तेलंगाना का जिसकी ओर मैं इशारा कर रहा हूँ, हो सकता है कि केंद्र सरकार पंजाब से भी जितना गेहूं और धान की खरीद करती थी उतनी न करे। उस हालत में जो आढ़तियों का, बड़े किसानों का दबाव राज्य सरकार पर होगा, वो आम आदमी पार्टी के लिए उसको झेलना, उसको बर्दाश्त करना, उससे निपटना और ज़्यादा मुश्किल होगा। जितना केसीआर के लिए हो रहा है उससे ज़्यादा होगा। केसीआर ने तो कम से कम तमाम वेलफेयर स्कीम्स शुरू की किसानों के लिए। 10,000 रुपये पर एकड़ का जो है एक तरह का कंपनसेशन, या जो भी कहिए उसको नाम देना चाहिए, वो किसानों को देना शुरू किया। तो इस तरह की योजनाओं पर तो बढ़ चढ़कर जो है चुनाव में वोट लेने के लिए बोला और खर्च कर दिया। अब पैसा है नहीं राज्य के पास। पंजाब की हालत तेलंगाना से भी बुरी है। तेलंगाना की आर्थिक स्थिति तो पंजाब से बहुत बेहतर है। वो तेलंगाना अगर अपने राज्य में होने वाली उपज को खरीदने में नाकाम है, और अभी तो सिर्फ पैडी की बात हो रही है, पैडी को भी खरीदने में अगर नाकाम है, और किसान अपनी फसल लेकर बैठे हुए हैं कि हम कहाँ जाएं बेचने के लिए, तो पंजाब में क्या होगा? जिस दिन पंजाब से प्रोक्योरमेंट का कोटा कम होगा, बंद नहीं होगा, कम होगा, उस दिन जो परिस्थिति बनेगी, जिनके सहारे, जिनके समर्थन के सहारे आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, वही उसके विरोध में खड़े होने वाले हैं। और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। इसमें टिकैत जैसे लोग जो है, जो पहले भी एक्सपोज हो चुके हैं, अब समझ में आ रहा है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो टिकैत का साथ केसीआर के लिए वो पानी में उतरने से पहले गले में पत्थर बांधकर पानी में उतरने जैसा है। टिकैत जिसके साथ रहेंगे उसका डूबना तय है। केसीआर को ये पता नहीं है कि केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों का, खासतौर से बीजेपी शासित राज्य सरकारों की राय टिकैत के बारे में क्या है, टिकैत की राय उनके गांव में उनके बारे में क्या है, ये भी शायद केसीआर को नहीं मालूम है, वरना कभी वो टिकैत का साथ नहीं लेते। लेकिन अब वो साथ ले चुके हैं। अब वो एक तरह से आइडेंटिफाई हो चुके हैं। टिकैत को तो रोज़ एक, जैसे शादियों का मौसम होता है तो कुछ लोग होते हैं, खोजते हैं कि कहाँ किस पार्टी में, किस बारात में जाकर खाना खा लें मुफ्त में। टिकैत की स्थिति उस तरह की है। तो टिकैत को मुफ्त खाने का एक जरिया मिल गया है, एक रास्ता मिल गया है। लेकिन केसीआर का क्या होगा? केसीआर के लिए ये जो उन्होंने अपने गले में पत्थर बांधा है, वो पहले से ही डूब रहे थे।
जिस तरह का आंदोलन खड़ा हो रहा है तेलंगाना में, किसान सड़क पर है, नाराजगी है, दूसरे वर्गों की नाराजगी बढ़ रही है। ऐसे में केसीआर के लिए जो जमीनी समस्या है वो ये चाहते हैं कि उन्होंने जो समस्या पैदा की है वो केंद्र सरकार अपने गले में बांध ले। और केंद्र सरकार ऐसा क्यों करेगी? केंद्र सरकार को आप सुबह शाम गाली देते हैं, प्रधानमंत्री को सुबह शाम गाली देते हैं, तो उसके बाद आप ये उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार आपकी समस्या अपने सिर ओढ़ लेगी। ऐसा हो नहीं सकता। और केंद्र सरकार के लिए केवल एक राज्य तो देखना नहीं है, केवल तेलंगाना नहीं है। अगर आज तेलंगाना में ये किया केंद्र सरकार ने तो फिर सभी राज्यों से मांग उठेगी, फिर सभी राज्यों में केंद्र को वही करना पड़ेगा। तो केंद्र अपने आप आ बैल मुझे मार उस नीति में यकीन नहीं करते नरेंद्र मोदी। तो ये समस्या पैदा की है केसीआर ने, निपटना होगा उन्हीं को। और उनको मालूम है कि ये समस्या से अगर वो निपट नहीं पाए तो अगले चुनाव में उनका क्या हश्र होने वाला है। इसी से वो ज़्यादा बेचैन है, इसी से ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, इसी के कारण वो केंद्र सरकार पर इतना हमलावर हो रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि उनका आगे क्या होने वाला है, किस तरह का राजनीतिक भविष्य है उनका, वो उनको दिखाई देने लगा है। तो इसलिए केसीआर के इस तरह के हमले केंद्र सरकार पर बढ़ते जाएंगे और केंद्र सरकार को चुपचाप बैठकर तमाशा देखना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अपने ही बनाए फंदे से लटकने वाले हैं केसीआर। तो ये संदेश है सभी मुख्यमंत्रियों के लिए, सभी पार्टियों के लिए कि ऐसी समस्या मत खड़ी कीजिए जिसका समाधान आपके पास ना हो। उससे पहले सोचिए, पहले समाधान सोचिए, फिर उस ओर बढ़िए। अगर बिना समाधान सोचे आगे बढ़े तो वही हश्र होगा जो केसीआर का हो रहा है। तो उससे जो सबक सीखना चाहे सीख लें, जो नहीं सीखना चाहते उनका ईश्वर मालिक है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।